नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल। क्या देखने वाले साथी? एसएससी सीएचएल एग्ज़ाम का एनालिसिस। क्या देखेंगे? एसएससी सीएचएल का एग्ज़ाम का एनालिसिस देखेंगे। साथी, आज है 9 मार्च। 9 मार्च को जितनी भी आपकी तीनों शिफ्टें हुई हैं उन सभी का हम क्या देखेंगे साथी? 9 मार्च की तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम का एनालिसिस देखेंगे। एक बार सभी साथियों से निवेदन है कि आप जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस क्लास का फ़ायदा पहुंच सके। आने वाले दिनों में एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चलना है और तमाम विद्यार्थियों को इस क्लास का फ़ायदा पहुँचे, इसलिए आप दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथी, आज है 9 मार्च और हम क्या देखने वाले हैं? एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम का एनालिसिस देखेंगे। क्या देखेंगे साथी? सीएचएसएल जो एग्ज़ाम चल रहा है साथी, आज से आपका शुरू हुआ है। इसका हम क्या देखेंगे? एनालिसिस देखेंगे। और इसकी तीनों शिफ्टों के आज लगभग साथी आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? आज तीनों शिफ्टों के लगभग 75 क्वेश्चन रहेंगे। एक बार सभी साथियों से निवेदन है, आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इस तरह से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, इनका हम क्या करेंगे साथी? डिटेल से अध्ययन करेंगे और देखेंगे इन क्वेश्चनों से आने वाले दिनों में जो एग्जाम है विद्यार्थियों के, इनसे संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, उन सभी का एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथी, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, हौसलों के तर्कस में। क्या कह रहा है साथी? हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। साथी, जरूरी नहीं है कि एक बार में ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर दें। यदि आपसे एक बार में एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तो साथी आपको निराश होकर नहीं बैठना है। ठीक है साथी, आपको निराश होकर नहीं बैठना है। आप देखेंगे, आप गलतियों में सुधार करेंगे साथी। आप गलतियां जो आपसे हुई हैं, जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, उसमें सुधार करेंगे। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है साथी, इस बार आपका एग्ज़ाम जीरो से नहीं, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम देंगे उसकी शुरुआत जीरो से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। क्योंकि जो हमने पिछली गलतियां की हैं उनको हम क्या करेंगे? सुधारेंगे और एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जिस व्यक्ति ने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि प्रतिदिन शाम 8 बजे इस तरह का एनालिसिस तीनों शिफ्टों का हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम होगा। और साथ ही जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होगा उस दिन क्या करेंगे? हम उस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। साथ ही आज का पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, कह रहा था 2023 में। क्या साथी? 2023 में विमेन विश्व कप। क्या कह रहा था? 2023 में विमेन फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में होगा? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था हमसे। क्या पूछा गया था? जो विमेन फीफा वर्ल्ड कप है, इस 2023 का विश्व कप किस देश में होगा? इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे साथी, यहाँ पर क्या है? 2023 का महिला फीफा विश्व कप ये पूछा था हमसे। तो याद रखना, इस देश इसकी मेजबानी जो करेगा उसका नाम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया, क्या साथी? संयुक्त रूप से आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। कौन साथी? संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसकी क्या करेंगे? मेजबानी करेंगे। इसको याद रखेंगे, 2023 में जो महिला विश्व कप खेला जाएगा, ये इसमें कितने देश मेजबानी करेंगे? तो 2 देश, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसके अलावा याद रखेंगे साथी, इसमें कुल 32 टीमें प्रतिभाग करेंगी। ये इतिहास में पहली बार होगा महिला विश्व कप के इतिहास में जिसमें 32 टीमें प्रतिभाग करेंगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन साथी आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि पहली बार महिला फीफा विश्व कप की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो याद रखेंगे वर्ष 1991 में। कब साथी? वर्ष 1991 में चाइना के द्वारा, चाइना में इसका आयोजन होता है पहली बार महिला फीफा विश्व कप का। और इस बार याद रखेंगे 2023 में कहाँ पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देशों में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। जबकि बात करें साथी हम पुरुष फीफा विश्व कप की, क्या साथी? पुरुष फीफा विश्व कप की बात करें तो 2022 में इसका आयोजन कतर की राजधानी कहाँ पर हुआ है? दोहा में हुआ है। ठीक है, कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन हुआ है। और इसका विजेता कौन बना है? तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, अर्जेंटीना इसका विजेता बना है। आने वाले दिनों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछ सकता है आपसे 2020 कप जो फीफा विश्व कप हुआ था इसका विजेता कौन है? तो याद रखेंगे अर्जेंटीना इसका विजेता है, जबकि फ्रांस इसका उपविजेता है। यदि पूछे अर्जेंटीना ने किसे हराया तो फ्रांस ने इसको हराया था। सॉरी, फ्रांस को अर्जेंटीना ने हराया था। और अर्जेंटीना के कप्तान थे लियोनेल मेसी। कौन थे साथी? जो आपके लियोनेल मेसी थे। लियोनेल मेसी इसके क्या थे? कप्तान थे। इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखेंगे। लेकिन यदि पूछ ले साथी फीफा, तो याद रखेंगे, माफ़ी चाहेंगे यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, 1900 क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर 1950 नहीं होगा। ठीक है,
फीफा की यदि स्थापना साथी आपसे पूछ ले तो फीफा की स्थापना हुई थी साथी 1904 में। कब साथी? आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने, यदि आपको याद हो कि फीफा में अक्षर कितने होते हैं? 4, यानी कि FIFA ई, ये आपका FIFA होता है, यानी कि फीफा में अक्षर कितने हो जाएंगे? आपके 4 हो जाएंगे। और इसकी स्थापना 1904, तो याद रखेंगे फीफा की स्थापना 1904 में होती है। जबकि याद रखेंगे इसका मुख्यालय पूछ ले तो ज्यूरिख में होगा। कहाँ पर साथी? ज्यूरिख में इसका मुख्यालय होगा। ज्यूरिख में किसका मुख्यालय हो जाएगा? फीफा का। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो हमसे पूछा गया था विमेन विश्व कप जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? तो याद रखेंगे, कह रहा था साथी रजिया सुल्तान। क्या पूछ रहा था साथी? हमसे पूछ रहा था रजिया सुल्तान किस वर्ष गद्दी से हटाया गया। जो रजिया सुल्तान थी इसको किस वर्ष गद्दी से हटाया गया, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे सबसे पहले तो रजिया सुल्तान कौन थी साथी? रजिया सुल्तान के बारे में याद रखेंगे, ये दिल्ली सल्तनत और भारत के इतिहास की प्रथम महिला शासका थी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है, भारतीय इतिहास की प्रथम महिला शासका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी और दिल्ली सल्तनत तथा भारतीय इतिहास की पहली महिला शासका थी। इसका राज्याभिषेक की बात करें साथी तो 1236 ईस्वी में। कब साथी? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 1236 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है तथा 1240 में। कब साथी? तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे 1240 में रजिया सुल्तान को चालीसा दल के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी पूछा किस वर्ष हटाया गया, हो सकता है अगली शिफ्ट में पूछ ले कि किसने हटाया। तो याद रखेंगे चालीसा दल के जो सरदार थे, इन सरदारों के द्वारा इसको 1240 में हटा दिया गद्दी से। ठीक है, याद रखेंगे 1240 में सरदारों के द्वारा, जो चालीसा दल के सरदार थे उनके द्वारा रजिया सुल्तान को हटा दिया। और याद रखेंगे जो रजिया सुल्तान थी साथी, इसके पति अल्तुनिया को रजिया सुल्तान के साथ 1240 में, ये भी यही याद रखेंगे 1240 में पति अल्तुनिया के साथ रजिया सुल्तान को हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर, कहां पर? हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर इसको मौत के घाट उतार दिया। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। रजिया सुल्तान को हरियाणा के कैथल में 1240 में पति अल्तुनिया के साथ मौत के घाट उतार दिया। और यदि पूछ ले रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इसके राजा का नाम, पिता का नाम था साथी इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को हम गुलाम वंश या ममलुक वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, ये भी याद रखेंगे। और साथी यदि पूछ ले, एक रजिया सुल्तान का आशिक भी था। जिस तरह से वर्तमान में लोगों के आशिक होते हैं, इसी तरह रजिया सुल्तान का भी आशिक होता था। उसका नाम था साथी याकूत। क्या नाम था? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, याकूत इसका नाम था, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, इस याकूत को अल्तुनिया ने मौत के घाट उतार दिया और अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान से विवाह किया था। लेकिन 1240 में रजिया और अल्तुनिया को, जो आपका चालीसा दल था, इसके सरदारों के द्वारा कैथल में मार दिया गया था। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यूएस ओपन। क्या पूछ रहा है? यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस तरह से आज क्वेश्चन पूछा गया था, यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया, किसके द्वारा जीता गया। ठीक है साथी, इससे हम देखेंगे यूएस ओपन से बनने वाले प्रश्न। ठीक है, तो याद रखेंगे जो यूएस ओपन है साथी, जो यूएस ओपन 2022 है, इसका खिताब किसने जीता था? तो स्पेन के खिलाड़ी। ऐसे इस तरह से पूछ लेता है किस देश के खिलाड़ी थे, तो स्पेन के खिलाड़ी थे, जिनका नाम था साथी कार्लोस अल्कराज। क्या नाम था? कार्लोस अल्कराज इनका नाम था। इनके द्वारा 2022 में स्पेन के खिलाड़ी के द्वारा कैस्पर रूड को हराकर, किसको साथी? जो कैस्पर रूड नामक खिलाड़ी था, इसको हरा करके किसका खिताब जीता? तो यूएस ओपन 2022 का खिताब जीता था। इंपॉर्टेंट है। और कार्लोस अल्कराज का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था, ये भी याद रखेंगे। और ये कार्लोस अल्कराज किस देश का है? तो याद रखेंगे ये आपका स्पेन का हो जाएगा। लेकिन यहीं पर पूछ ले साथी, यूएस ओपन की शुरुआत कब हुई? क्या पूछ ले? आपसे पूछ ले सर यूएस ओपन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो याद रखेंगे 1881 में इसकी शुरुआत होती है। यूएस ओपन जो है इसकी शुरुआत 1881 में होती है। जबकि आप याद रखेंगे जो दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, क्या साथी? यदि पूछ ले दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम सर कौन है, तो याद रखेंगे विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन कहाँ पर आयोजित होता है? तो याद रखेंगे इंग्लैंड में आयोजित होता है। कहाँ पर साथी? इंग्लैंड में इसका आयोजन होता है विंबलडन ओपन का। और टेनिस का जन्मदाता भी इंग्लैंड ही माना जाता है। टेनिस का जन्मदाता है वो इंग्लैंड माना जाता है। और सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है विंबलडन ओपन, इसकी शुरुआत 1877 में। कब साथी? 1877 में इसकी शुरुआत होती है। कहाँ पर? इंग्लैंड में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, एक वर्ष में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, क्योंकि वर्ष में कुल आपके 4 ग्रैंड स्लैम खिताब ही है, तो एक वर्ष में इनको खेला जाता है। इनमें याद रखेंगे इनका क्रम है, साल में जो जनवरी का महीना होगा उसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जाएगा। उसके बाद मार्च अप्रैल में आपका फ्रांस ओपन, जून जुलाई में आपका विंबलडन ओपन और अगस्त सितंबर में यूएस ओपन। कुल मिलाकर के 4 आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिनमें पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रांस ओपन और इसके बाद विंबलडन ओपन और उसके बाद यूएस ओपन। 4 आपके इसके होते हैं, इनको अच्छे से याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे क्या पूछा था? यूएस ओपन 2022 तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है कैस्पर रूड को हराकर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछ रहा था, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्या साथी? कर्क रेखा के बारे में पूछा गया था कि यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है।
तो आप लोग याद रख लेंगे कर्क रेखा को हम क्या कहते हैं, कैंसर लाइन भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं साथी, कर्क रेखा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैंसर लाइन कहते हैं। इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कैंसर लाइन क्या है, तो याद रखेंगे पृथ्वी के जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, क्या साथी, पृथ्वी में कुल 4 अक्षांश है, एक बार हमने इसको डिस्कस किया था। पृथ्वी में कुल 4 अक्षांश हैं, जिनमें से आपका एक हो जाएगा 66.5 डिग्री उत्तरी, उसके बाद 23.5 डिग्री आपका हो जाएगा उत्तरी, इसके बाद हो जाएगा मिडाई, वो आपका क्या हो जाएगा भूमध्य रेखा, इसके बाद आपका हो जाएगा दक्षिणी 23.5 डिग्री, इसके बाद हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री आपका दक्षिणी। ठीक है, यदि उत्तरी की बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा साथी, इसको हम कहते हैं आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं साथी, आर्कटिक रेखा कहते हैं, इसको याद रखेंगे, आर्कटिक रेखा कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बाद दूसरी जो 23.5 डिग्री है आर्कटिक होती है आपकी 66.5 डिग्री नॉर्थ होती है, क्या होती है, आर्कटिक 66.5 डिग्री नॉर्थ होती है। लेकिन दूसरी जो आपकी होती है कैंसर रेखा यानी कि कर्क रेखा, दूसरी ये आपकी कर्क रेखा होती है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, कितनी 23.5 डिग्री आपकी नॉर्थ होती है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो 0 डिग्री होती है भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। लेकिन इसके बाद 23.5 डिग्री साउथ में क्या होती है, तो होती है मकर रेखा, क्या होती है साथी, मकर रेखा। और इसके अलावा जो और साउथ में होती है वो अंटार्कटिका रेखा होती है जो आपकी 66.5 डिग्री होती है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन साथी आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर कर्क रेखा के बारे में, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है साथी, ऐसी कौन सी 3 रेखाएं हैं जो आपकी किससे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, सॉरी जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है उससे निकलती हैं। ऐसी कौन सी भूमध्य रेखाएं हैं जो आपकी अफ्रीका महाद्वीप उससे निकलती हैं, 3 रेखाएं ऐसी कौन सी है, भूमध्य नहीं, ऐसी कौन सी 3 रेखाएं हैं, तो याद रखेंगे एक आपकी कैंसर लाइन हो जाएगी यानी कि कर्क रेखा, उसके बाद भूमध्य रेखा हो जाएगी, उसके बाद मकर रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो याद रखेंगे पहली कैंसर लाइन, उसके बाद भूमध्य रेखा, उसके बाद मकर रेखा। ये 3 जो रेखाएं होती हैं तीनों, एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जिससे तीनों गुजरती हैं। और इनमें कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। और अफ्रीका महाद्वीप को साथी हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। लेकिन हम अपने क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। हमसे पूछा क्या गया था, कह रहा था कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखेंगे भारत के कुल 8 राज्यों से। कितने साथी, जो भारत के हैं, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन इनका एक क्रम पूछा जाता है पश्चिम से लेकर के पूर्व तक। ठीक है, पश्चिम से पूर्व तक एक क्रम पूछा जाता है, उसी क्रम में हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला राज्य हो जाएगा आपका गुजरात, क्या साथी, पहला गुजरात हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा राजस्थान, क्या आ जाएगा साथी, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश। ठीक है साथी, उसके बाद पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर बात करते हैं साथी छत्तीसगढ़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथी, आपका छत्तीसगढ़। इसके बाद आएगा आपका झारखंड, क्या आ जाएगा साथी, झारखंड। झारखंड के बाद आ जाएगा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल आ जाएगा। इसके बाद आपका आएगा त्रिपुरा साथी, इसके बाद मिजोरम। ठीक है साथी, तो ये 8 राज्य हैं जिनसे आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। पहले पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका हो जाएगा कौन सा, मिजोरम। याद रखेंगे यहाँ पर मणिपुर नहीं होगा, ना ही आपका असम होगा, इसको याद रखेंगे। त्रिपुरा से होकर गुजरती है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था अनुच्छेद 356। क्या पूछा गया था साथी, हमसे पूछा गया था जो अनुच्छेद 356 है, ये भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान दर्शाता है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 में कौन सा प्रावधान है। तो आप लोग याद रखेंगे साथी, अनुच्छेद जो 356 है इसमें क्या है, तो केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र होता है, इसके उल्लंघन की दिशा में उस राज्य का राज्यपाल सरकार को बर्खास्त करके क्या बना लगाता है, राष्ट्रपति शासन। कुल मिलाकर के आपको छोटी सी चीज याद रखनी है, अनुच्छेद 356 में क्या है साथी, तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 356 में आपका हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछे राज्यों में जो आपका राष्ट्रपति शासन होता है सर लगाता कौन है, तो ये भी याद रखें, कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, सर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन है तो राष्ट्रपति लगाता होगा, ऐसा नहीं है सती, आपका राष्ट्रपति शासन लगाता है उस राज्य का राज्यपाल। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना है तो जो उस राज्य से संबंधित राज्यपाल होगा वह लगाएगा आपका क्या, राष्ट्रपति शासन, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। 356 में आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। लेकिन बात करें राष्ट्रपति शासन सर हमने लिया कहाँ से है, तो जो साथी आपका भारत सरकार का अधिनियम था 1935, क्या साथी, भारत सरकार का जो अधिनियम था 1935, इसमें से हमने भारत में क्या लिया है, राष्ट्रपति शासन लिया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और याद रखेंगे आपातकाल के बारे में, साथी क्या याद रखेंगे, आपातकाल के बारे में याद रखेंगे, अनुच्छेद 352 में। क्या साथी, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है, अनुच्छेद 352 में है। और साथी याद रखेंगे इसे कौन करता है, तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति लागू करता है इसको। जो आपातकाल है इसको कौन लागू करता है, राष्ट्रपति लागू करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन सर पूछ ले कि हमने आपातकाल कहाँ से लिया, जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है, उसी प्रकार हमने आपातकाल सर कहाँ से लिया है, तो याद रखेंगे जो जर्मनी के संविधान है सर, साथी हम जर्मनी के संविधान को कहते हैं वीवर का संविधान। क्या कहते हैं, वीवर संविधान। तो याद रखेंगे या तो आपको ऑप्शन में जर्मनी देगा, आपातकाल के बारे में पूछेगा, या तो आपका वीवर संविधान देगा। तो याद रखेंगे जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है साथी, राष्ट्रीय आपातकाल लिया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है,
इसके अलावा आप याद रखेंगे अनुच्छेद 360। सर क्या याद रखना है हमको याद रखना है अनुच्छेद 360। सर इसमें क्या प्रावधान है? तो याद रखेंगे इसमें वित्तीय आपात का प्रावधान है। किसका? जो आपका वित्तीय आपातकाल है, इसका प्रावधान कहां पर है? अनुच्छेद 360 में है। और सर हमने यह किस देश से लिया है? तो याद रखेंगे भारत ने यह अमेरिका से लिया है। कहां से साथी? इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर वित्तीय आपातकाल कहां से लिया है, तो याद रखेंगे अमेरिका से लिया है। और याद रखेंगे ये अभी तक 0 बार भारत में लगा है, यानी कि अभी तक भारतीय इतिहास में आपका वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो सर हम अभी तक ये 3 बार लग चुका है। साथी जो राष्ट्रीय आपातकाल है आपका, ये 3 बार लग चुका है। और राष्ट्रपति शासन तो कई बार लग जाता है, चुनावों में भी इसका जिक्र नहीं करेंगे। यदि राष्ट्रीय आपात पूछे तो 3 बार, और वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था मध्य प्रदेश के, क्या साथी? जो आपका मध्य प्रदेश है, कितने शहरों में जो आपके 5वीं बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं? क्या साथी जो 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं, इसका आयोजन कितने शहरों में हुआ है? इस तरह से आज आपसे क्वेश्चन पूछा था। आपसे एक बार हमने ये क्वेश्चन एक बार डिस्कस किया था, किसमें? तो याद रखेंगे जीडी में। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में कितने शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ है? तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। कितने शहरों में? 8 शहरों में इसका क्या होता है? आयोजन होता है। सर इसमें आयोजन सर्वप्रथम किस शहर में शुरुआत हुई? तो याद रखेंगे 30 जनवरी को इसकी शुरुआत होती है। कब साथी? 30 जनवरी को भोपाल में इसकी शुरुआत होती है। कब? तो याद रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 30 जनवरी को भोपाल में शुरू होती है। ठीक है। और स्टेडियम का नाम पूछे तो तात्या टोपे नगर स्टेडियम। तात्या टोपे नगर स्टेडियम में इसकी शुरुआत होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन सर पूछे कौन कौन से 8 शहर थे जिनमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ? तो पहला तो आपका हो जाएगा भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। उसके बाद सर बालाघाट आ जाएगा। उसके बाद याद रखेंगे ग्वालियर। क्या साथी? ग्वालियर आ जाएगा। उसके बाद इंदौर आ जाएगा। इसके बाद जबलपुर आएगा। इसके बाद मंडला आएगा। मंडला के बाद महेश्वर आएगा। महेश्वर के बाद उज्जैन। साथी इनको याद रखेंगे। कुल मिलाकर के जो आपके 8 शहर हैं, इन शहरों में क्या हुआ था? तो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 5वीं बार हुआ था। और सर एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा, या दूसरे स्थान पर कौन रहा, या तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो सर इनमें प्रथम स्थान जो था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, जो प्रथम स्थान था, इसमें प्रथम स्थान पर आया आपका महाराष्ट्र। कौन सा थी? आपका महाराष्ट्र प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और दूसरे स्थान पर सर कौन रहा? तो दूसरे स्थान पर हरियाणा आया है, तथा तीसरे स्थान पर मेजबान मध्य प्रदेश रहा। यानी कि जिसने मेजबानी की थी मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम स्थान पर आपका महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर कौन? हरियाणा आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये कितने शहरों में हुआ? 8 शहरों में हुआ। 30 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई और 5वें क्रम का था। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। यदि सर आपसे पूछ ले घुमाकर क्वेश्चन चौथे क्रम का कहां पर हुआ था? क्या पूछ ले चौथे क्रम का कहां हुआ था? तो याद रखेंगे हरियाणा में हुआ था। कहां पर साथी? हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में कहां पर हुआ था सर? तो याद रखेंगे पंचकुला में। कहां पर साथी? पंचकुला में हुआ था हरियाणा के चौथे क्रम का। 5वें क्रम का मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जो गांधी जी के द्वारा किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आयोजित किया गया था? यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था, ये गांधी जी ने किस वर्ष किया था? इस तरह से क्वेश्चन आया था। साथी ये तो सभी को पता होगा, जो वर्ष 1917 था। कब साथी? वर्ष 1917 में गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया बिहार में। कहां पर साथी? बिहार में इसका नेतृत्व होता है, और बिहार के चंपारण जिले में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बिहार के चंपारण जिले में इसका आंदोलन होता है। और किस लिए होता है सर? पूछ ले यदि किस लिए हुआ था, तो नील की खेती के विरोध में। साथी क्या था? जो नील की खेती थी, अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था, जिसके तहत आप टोटल खेती के 3/20 हिस्सा पर, जो यदि आपके पास 20 बीघा खेती है, तो उसमें 3 बीघा पर आप क्या करेंगे? आप करेंगे नील की खेती। और जो नील की खेती होती है साथी, ये आपका बहुत ज़्यादा पानी सोखती है। जब ये पानी सोखती थी तो आसपास की जो खेत होते थे उनमें क्या नहीं हो पाता था? अच्छी फसल नहीं हो पाती थी, जिससे अंग्रेज क्या करते थे? इसमें नुकसान की भरपाई करते थे और ज़्यादा टैक्स वसूलते थे। लेकिन साथी वर्ष 1915 में, कब साथी? वर्ष 1915 के आसपास जर्मनी में आधुनिक रंगों की खोज हो गई। किसकी? जर्मनी में साथी आधुनिक रंगों की खोज हो जाती है, जिसके कारण आपका 1917 में जब आंदोलन हुआ, तो यहाँ पर 1916 में बिहार के चंपारण के किसानों के द्वारा नील अंग्रेजों ने नहीं खरीदी, क्योंकि 1915 में कृत्रिम रंगों की शुरुआत हो चुकी थी, खोज हो चुकी थी। कहाँ पर? तो जर्मनी में। तो ये यही कारण था साथी, जो किसान थे वो विरोध कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने गांधी जी का सहारा लिया। तो नील की खेती के लिए इन्होंने क्या किया? गांधी जी ने पहली बार एक सत्याग्रह किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत में गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था, ये भी याद रखेंगे, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। जो अंग्रेजों के विरोध में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था, वो चंपारण ही था। 1917 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन एक बात और पूछ ले साथी, गांधी जी का पहला भाषण कब दिया गया था? क्या साथी? जो गांधी जी ने पहला भाषण दिया था, ये कब दिया था? तो याद रखेंगे 1916 में।
1916 में बनारस यूनिवर्सिटी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक अपना पहला भाषण दिया था, ये भी याद रखेंगे। लेकिन साथ ही यहाँ पर पूछ ले गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ये भी हमने डिस्कस किया, भारत में पहला चलाया गया किसान आंदोलन था, याद रखेंगे। यदि पूछ ले चंपारण कैसा आंदोलन था, तो साथ ही एक किसान आंदोलन था। कैसा? किसान आंदोलन। और पहली बार गांधी जी ने इसमें सत्याग्रह का प्रयोग किया। किसका साथी? पहली बार गांधी जी ने इसमें सत्याग्रह का प्रयोग किया, ये भी याद रखेंगे। और साथ ही आपसे पूछ ले गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ पर की? क्या पूछ ले? भूख हड़ताल गांधी जी ने पहली बार कहाँ पर की? तो याद रखेंगे अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन। कहाँ पर? जो अहमदाबाद में गांधी जी ने मजदूरों के सहयोग के लिए आंदोलन किया था, वहां पर गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी, ये भी याद रखेंगे। पहली बार सत्याग्रह चंपारण में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जो वर्ली चित्रकला है यह किस राज्य से संबंधित है? क्या पूछा था? वर्ली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे साथ ही वर्ली चित्रकला आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य में एक जनजाति रहती है जो वर्ली चित्रकला का आयोजन करती है। लेकिन यदि पूछ ले यह किस महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में होती है, तो याद रखेंगे ठाणे जिले में एक पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है, वहां पर क्या होती है, ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में वर्ली चित्रकला मनाई जाती है आदिवासियों के द्वारा। और याद रखेंगे यह चित्रकला में क्या होता है, तो साथ ही आदिवासी इसमें अपनी रीति रिवाज दर्शाते हैं, परंपराएं दर्शाते हैं, और आपकी जो मान्यताएं हैं, यानी कि जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं, इनको दर्शाते हैं। जो आदिवासी होते हैं इसमें रीति रिवाज, परंपराएं और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाते हैं इस चित्रकला में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वर्ली चित्रकला कहाँ से? आपकी महाराष्ट्र से हो जाएगी, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, कौन सी सूची कनाडा के संविधान से ली गई है और जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? इस तरह से क्वेश्चन था, याद रखेंगे। कौन सी सूची कनाडा के संविधान से ली गई है? तो सभी लोग याद रखेंगे साथी, जो भारत सरकार के द्वारा कनाडा के संविधान से क्या लिया है? पहली बात तो एक संघीय ढांचा लिया है। क्या लिया है? सबसे पहले ये याद रखेंगे, भारत सरकार ने संघीय ढांचा लिया है। कहाँ से? कनाडा से। लेकिन इसके बाद अगर बात करें साथी संविधान में क्या लिया है, तो अनुच्छेद 248 में। कहाँ पर साथी? अनुच्छेद 248 में भारत सरकार के द्वारा अवशिष्ट सूची ली गई है। क्या ली गई है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें क्या लिया है सर? अवशिष्ट सूची ली है। सर अवशिष्ट सूची हमने किस लिए ली है? सर इसलिए अवशिष्ट सूची को लिया गया है क्योंकि जब 1950 के आसपास जो कानून नहीं थे, जैसे कई बार बताया है साथी, साइबर क्राइम नहीं था, इंटरनेट नहीं था, इस तरह के प्रावधानों के लिए जो भविष्य में और आने वाले प्रावधान होंगे, उनके लिए कनाडा से भारत ने क्या लिया था? अवशिष्ट सूची ली थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछ ले संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 248 में इसका उल्लेख मिलता है, ये भी याद रखेंगे। लेकिन सर पूछ ले ये कहाँ से ली है, तो कनाडा के संविधान से ली है। और इसके अलावा साथी आप याद रखेंगे समवर्ती जो सूची है, ये क्वेश्चन एक तीसरी शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है। आपके लास्ट जो शिफ्ट हुई थी तीसरी शिफ्ट में से पूछा गया था समवर्ती सूची कहाँ से ली है, तो याद रखेंगे समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। कहाँ से साथी? ऑस्ट्रेलिया से ली है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। समवर्ती सूची कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। और याद रखेंगे साथी, इसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। क्या साथी? जो आपकी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों कानून बना सकते हैं। किस पर? तो समवर्ती सूची पर। हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जो आपका उदासीन। क्या साथी? उदासीन न्यूट्रॉन। पहली बात तो उदासीन है, न्यूट्रॉन जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई, इस तरह से क्वेश्चन था। तो याद रखेंगे जो न्यूट्रॉन है साथी, सबसे पहले याद रखेंगे विद्युत का एक उदासीन कण है। कैसा? तो याद रखेंगे विद्युत का एक उदासीन कण है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। न्यूट्रॉन कैसा है? विद्युत का उदासीन कण है। और सॉरी, यदि आपसे पूछ ले साथी इसकी खोज कब हुई थी, क्या पूछ ले इसकी खोज कब हुई थी, तो याद रखेंगे वर्ष 1932 में। कब साथी? वर्ष 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा, जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था साथी जेम्स चैडविक। क्या नाम था साथी? इनका नाम था जेम्स चैडविक। इनके द्वारा क्या हुई थी? न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसकी खोज हुई थी? जेम्स चैडविक के द्वारा। तो न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। आप याद रखेंगे ट्रिक याद रखेंगे, ईंट पर नाच। क्या याद रखेंगे? ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच याद रखेंगे। तो याद रखेंगे इस तरह से ट्रिक बन जाती। ईंट से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन। ठीक है, और पर से प्रोटॉन हो जाएगी, इससे हो जाएगा आर फोर रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। ठीक है, इसके अलावा नाच में आ जाता है आपका न्यूट्रॉन, और चा से हो जाएगा चैडविक। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन के बारे में पूछा है, तो इस पर क्या हो जाएगा? चैडविक हो जाएगा। ठीक है, और याद रखेंगे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछा जाता है। तो याद रखेंगे 1.67 × 10⁻⁻27, यानी कि 1.67 × 10⁻⁻27 इसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और याद रखेंगे जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ना तो साथ ही इसमें पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा, यानी कि ना तो इस पर धनावेश होगा ना ही ऋणावेश होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए ये विद्युत का कैसा होता है? उदासीन होता है। लेकिन यदि बात करें साथी इलेक्ट्रॉन की खोज की हमने बात की थॉमसन। लेकिन थॉमसन ने इसकी खोज कब की थी? तो 1897 में जे थॉमसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। लेकिन यहीं पर प्रोटॉन की बात करें साथी, तो प्रोटॉन की खोज तो 1886 में गोल्डस्टीन ने कर दी थी। किसने साथी? गोल्डस्टीन ने इसकी खोज कर दी थी। लेकिन
परंतु अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, किसने साथी, इंपॉर्टेंट है, परंतु जो आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे इन्होंने क्या किया था, 1917 था, इसमें नामकरण किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछे प्रोटॉन की खोज किसने की, तो 1886 में गोल्डस्टीन ने की, परंतु अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा इसका नाम रखा गया 1917 में प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है, गोल्डस्टीन को, और रदरफोर्ड ने इसका नाम रखा था। इसको याद रखेंगे। न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस किया, इसकी खोज चैडविक ने की थी, जो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, लगातार 6वीं बार स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है। यानी कि लगातार जो 6वीं बार स्वच्छता सूचकांक आया है, उसमें पहले स्थान पर भारत का कौन सा शहर रहा है। तो याद रखेंगे जो स्वच्छता सूचकांक है, कौन सा थी, स्वच्छता सूचकांक है, ये स्वच्छता अभियान के तहत जारी किया जाता है। और साथ ही याद रखेंगे 1 अक्टूबर याद रखेंगे हमेशा यह 1 अक्टूबर को जारी होता है। क्या साथी, जो स्वच्छता सूचकांक होता है ये कब जारी होता है, तो 1 अक्टूबर को। सर 1 अक्टूबर को क्यों होता है, क्योंकि साथी हम 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, सभी को पता होगा, स्वच्छता दिवस मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 को क्या हुई थी, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। किसकी, तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होती है, इसलिए 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस भी मनाते हैं, और 2 अक्टूबर को हम विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं, और गांधी जी की जयंती भी मनाते हैं। इसलिए 1 अक्टूबर को इस सूचकांक को जारी किया जाता है, तथा इसको अच्छे से याद रखेंगे। इस रैंकिंग का जब ऐलान होता है तो लगातार 6वीं बार, कब साथी, लगातार 6वीं बार इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। किसको, इंदौर को इसमें क्या हुआ साथी, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे साथी 1 लाख से अधिक जनसंख्या वालों के शहर में है, यानी कि बड़े शहरों की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा, इंदौर। लेकिन सर यहाँ पर आपसे पूछ ले छोटे सूची में, यानी 1 लाख से, ये तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या होगा, लेकिन 1 लाख से कम जनसंख्या पूछ ले तो साथ ही याद रखेंगे पंचगढ़ी जो शहर है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये आपका पहले स्थान पर रहा। जो छोटे शहरों की सूची है इसमें पंचगढ़ी पहले स्थान पर रहा। लेकिन सर यदि यहीं पर बात कर लें सर, स्वच्छता सूचकांक में बड़े शहरों में दूसरे स्थान पर कौन रहा या तीसरे स्थान पर कौन रहा, तो याद रखेंगे दूसरे स्थान पर तो साथी आपका सूरत रहा। कौन रहा, सूरत। और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई। कौन साथी, नवी मुंबई। ठीक है, इसको याद रखेंगे, नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। तो पहले स्थान पर इंदौर, दूसरे पर सूरत, तीसरे पर नवी मुंबई। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नवी मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, इंदौर आपका मध्य प्रदेश में, और सूरत आपका गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है साथी, आज का अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के तहत बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास हेतु तेजी से औद्योगिकीकरण किया गया था। कह रहा है कुल मिलाकर उसका कहने का मतलब है औद्योगिकीकरण पर आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था, मैंने इसी में उसको मिला लिया है। कह रहा था दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो याद रखेंगे इसी में दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। जो औद्योगिकीकरण की बात करें साथी, तो ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना, कौन सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। और जो दूसरा क्वेश्चन था किस मॉडल पर थी, तो इसका मॉडल हो जाएगा आपका नेहरू महालनोबिस मॉडल। क्या साथी, जो आपका नेहरू महालनोबिस मॉडल है ये मॉडल हो जाएगा इसका। ठीक है, एक सांख्यिकी महान वैज्ञानिक थे महालनोबिस, और आपके प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित नेहरू थे, इनके द्वारा क्या हुआ था, दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1956 से लेकर के 1961 तक। कब से कब तक, तो 1956 से 1961 तक यह चली थी। ठीक है, और साथ ही इसका उद्देश्य क्या था, तो याद रखेंगे इसका उद्देश्य था भारी उद्योगों का विकास करना। क्या करना, भारी उद्योगों का विकास के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण करना, इसका उद्देश्य था। साथ ही बात करें कब से कब तक चली, तो अभी डिस्कस किया 1956 से 61 तक चली। और इस पंचवर्षीय योजना के तहत कुल मिलाकर 3 इस्पात संयंत्र खोले गए। कितने साथी, 3 इस्पात संयंत्र खोले गए, जिनमें राउरकेला प्रथम था, जो उड़ीसा में खोला गया। जो राउरकेला था उड़ीसा में खोला गया। इसके अलावा भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में खोला जाता है, और दुर्गापुरा आपका पश्चिम बंगाल में। 3 कुल मिलाकर के इस्पात संयंत्र खोले गए दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। इसके अलावा आपका तीसरा जो बोकारो है, जो आपका चौथा इस्पात संयंत्र है बोकारो, इसको भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। ये साथी आपका झारखंड में, कहां पर, झारखंड में है, और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत खोला गया। जो ये 3 इस्पात संयंत्र थे, ये तो सेकंड 5 ईयर प्लान हो जाएगा, लेकिन तीसरे 5 ईयर प्लान के दौरान कौन से खोला गया, तो याद रखेंगे बोकारो इस्पात संयंत्र खोला जाता है आपका झारखंड में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने यहाँ पर मॉडल डिस्कस किया, नेहरू महालनोबिस मॉडल, और इसमें क्या किया हमने, इसका कार्यकाल 1956 से 61। यदि पूछ ले सर आपकी पहली पंचवर्षीय योजना कब चली थी, तो 1951 से लेकर के 1951 से 1956 तक चलती है सर। और इसका मॉडल होता है हेरल्ड डॉमर मॉडल। क्या होता है साथी, जो आपका हेरल्ड डॉमर मॉडल होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो आपका हेरल्ड क्या हो जाएगा, आपका हेरल्ड डॉमर मॉडल हो जाएगा, इस पर आधारित हो जाएगी पहली पंचवर्षीय योजना। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था,
7वीं अनुसूची में कौन कौन से प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। इस तरह से कोई ऑप्शन दिया गया था, उसमें पूछा गया था हमसे जो 7वीं अनुसूची है सर इसमें कौन कौन से प्रावधानों का उल्लेख मिलता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखेंगे 7वीं अनुसूची जो है संविधान की, इसमें क्या है, राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के मध्य विभिन्न मुद्दों और आधिकारिक बंटवारे की बात करता है। यानी कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो बंटवारा है ये आपका 7वीं अनुसूची में। और साथ ही बात करें इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आपकी आती है संघ सूची। क्या साथी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या क्या आता है, तो संघ सूची हो जाएगी आपकी, उसके अलावा राज्य सूची हो जाएगी और समवर्ती सूची। ये 3 आपकी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। लेकिन सर बात करें संघ सूची की तो अनुच्छेद 245, कौन सा, अनुच्छेद 245 में इसका उल्लेख मिलता है। और वर्तमान में इसमें कुल मिलाकर के 100 विषय हैं। कितने साथी, 100 विषय हैं। और जब स्वतंत्र हुआ था तब इसमें 97 विषय थे। कितने, 97 विषय थे। इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं, इसको याद रखेंगे। लेकिन इसके अलावा आप याद रखेंगे राज्य सूची। राज्य सूची की बात करें साथी तो वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। कितने, 61 विषय। और स्वतंत्रता के समय जब ये बनी थी तब इसमें कुल मिलाकर 66 विषय थे। कितने, 66 विषय थे, जिन्हें 5वें जो आपका 5 विषय थे इनको 42वें संविधान संशोधन से उठा करके आपके 52 विषय कर दिए गए, यहाँ पर 47 से बढ़ाकर। क्योंकि जो आपकी समवर्ती सूची थी स्वतंत्रता के समय इसमें 47 विषय थे। जब संविधान बना था तो उस समय इसमें 47 विषय थे। लेकिन ये जो आपके राज्य सूची के 5 विषय हैं ये उठाकर 42वें संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। कितने साथी, वर्तमान में आपके 52 विषय हैं। और 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने, कौन कौन से विषय जोड़े गए थे, तो आपका पहला तो था आपका शिक्षा के बाद अलावा था वन के अलावा होता था साथी वन्यजीव के अलावा था आपका मापतौल। क्या साथी, मापतौल के अलावा क्या था आपका जनगणना। क्या हो जाएगा, सॉरी जनसंख्या, एक मिनट साथी, आपका जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है, जनसंख्या हो जाएगा। इसके अलावा बात करें ये 5 विषय थे, पहला शिक्षा, दूसरा वन था, तीसरा वन्यजीव था, चौथा मापतौल था और 5वां जनसंख्या था। लेकिन यहीं पर बात कर ले साथी जनगणना की, तो जनगणना आपका जो आपके संघ सूची है इसका विषय है। लेकिन जनसंख्या की बात करें तो ये समवर्ती सूची का विषय इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय, 61 विषय आपके राज्य सूची में और 100 विषय आपके किस में हो जाएंगे, संघ सूची में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक सितार वादक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें पूछा गया था कौन से एक सितार वादक है। तो हम सभी सितार वादकों का यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से प्रमुख सितार वादक हैं। तो याद रखेंगे ये सितार जो होता है एक प्रमुख संगीत का वाद्य यंत्र होता है। क्या है, जो एक संगीत होता है शास्त्रीय संगीत, इसका प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होता है, सितार होता है। लेकिन सर यहीं पर बात कर लें कि जो सितार है इसको संगीत का, शास्त्रीय संगीत का वाद्य यंत्र किसने बनाया, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे पंडित रविशंकर। किसके बारे में, पंडित रविशंकर के बारे में याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे सीजीएल में भी पूछा जा चुका है। कह रहा है शास्त्रीय वादन जो बनाने का श्रेय जाता है इसमें सर्वाधिक श्रेय किसका है, पंडित रविशंकर का है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन वाद्य यंत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, सितार। इसका आविष्कार किसने किया था सर पूछ ले, तो इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन शायद कुल 8 सल्तनत दरबारियों के शासन में रहा था, इसने क्या किया था, सितार का आविष्कार किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और पंडित रविशंकर ने से क्या बनाया है, सबसे ज्यादा इसको शास्त्रीय वादन बनाने में सहयोग किया है। लेकिन बात करें सर हमारे प्रमुख सितार वादक कौन कौन है, तो इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। पहले तो आपके बिलायत खां साथी, कौन, बिलायत खां कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये आपके क्या हो जाएंगे, सितार वादक, हो सकता है ये ऑप्शन में हो। दूसरे आपके निखिल बनर्जी, कौन साथी, दूसरे आपके निखिल बनर्जी हो जाएंगे। तीसरे उमाशंकर मिश्र हो जाएंगे। चौथे आपके बंदे हसन हो जाएंगे। ये सभी नाम है, याद रखेंगे, जो सितार वादक से संबंधित है। इसके अलावा शाहिद परवेज, ये सभी प्रमुख जो हैं इनको याद रखेंगे। एक बार पुनः देखते हैं, एक तो आपके रविशंकर हो जाएंगे, इसके अलावा बिलायत खां, निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र, इसके अलावा बंदे हसन और शाहिद परवेज। ये सभी के सभी जो आपके प्रमुख वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये सभी लोग क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इन्हीं में से आपको कोई ना कोई ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है साथी। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाबर के द्वारा आराम बाग का निर्माण कहां पर कराया गया था। साथी यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार से क्लास को लाइक कर देंगे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि विद्यार्थियों को फायदा पहुंच सके। और यदि आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगल में रेड या ब्लैक कॉर्नर में एक बटन मिलेगी, बगल के कॉर्नर में राइट हैंड पर, तो उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे। आपसे निवेदन है आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे यदि क्लास में आपको मजा आ रहा है। तो आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था साथी, बाबर के द्वारा आराम बाग का निर्माण कहां पर हुआ था। क्या पूछा था, बाबर के द्वारा सर आराम बाग का निर्माण कहां पर हुआ था। तो याद रखेंगे आराम बाग का निर्माण मुगल सम्राट, याद रखेंगे भारत के पहले जो मुगल सम्राट थे बाबर ने किया था। पहली बात तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए, आराम बाग का निर्माण किसने कराया था, तो बाबर के द्वारा। ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, बाबर के द्वारा आराम बाग का निर्माण कहां पर हुआ था, तो याद रखेंगे आगरा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो आगरा है साथी, आगरा में इसका निर्माण हुआ था। कहां पर, आगरा में। और ये याद रखेंगे ये भारत के इतिहास का पहला मुगल गार्डन था। इंपॉर्टेंट है, पहला या सबसे पुराना कह सकते हैं, ठीक है।
बाबर के द्वारा जो ये आराम बाग बनवाया गया था, ये आपका भारत के इतिहास का सबसे पुराना या सबसे पहला मुगल गार्डन था। यहाँ पर याद रखेंगे मुगल गार्डन, ठीक है। और जो आपका दिल्ली स्थित मुगल गार्डन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका नाम हाल ही में भारत सरकार ने क्या कर दिया है, इसको आप लोग बताएंगे। दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम भारत सरकार ने क्या कर दिया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे साथ ही जो आराम बाग है, इसका निर्माण मुगलों के द्वारा 1528 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1528 में आपका किसने किया था? बाबर ने किया था, इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे ताजमहल के पूर्व में स्थित एक फारसी उद्यान है। इस तरह से पूछ लेगा, अभी यदि ज्यादा क्वेश्चन टफ बनाएगा तो पूछेगा कि आराम बाग किस शैली में बना उद्यान है, तो याद रखेंगे फारसी शैली में बना एक उद्यान है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन सी शैली में सर? फारसी शैली में बना है और 1528 में इसका निर्माण होता है, बाबर करवाता है, आगरा में स्थित है। और जो ताजमहल है इसके पूर्व में स्थित है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, पूर्व उत्तर में। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको याद रखेंगे। आप बताएंगे दिल्ली में जो मुगल गार्डन है इसका नाम क्या कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथी, जो उच्च न्यायालय है, क्या साथी उच्च न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज। तो याद रखेंगे जो उच्च न्यायालय है ये अनुच्छेद 226 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 226 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय, भारत में प्रत्येक उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। 5 प्रकार की प्रत्येक उच्च न्यायालय भारत में अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। लेकिन यदि बात करें सर भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 25 उच्च न्यायालय हैं, ये भी याद रखेंगे। और यदि पूछ ले भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कौन बना है, तो साथ ही 2014 में जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो जाता है, तो जो हैदराबाद उच्च न्यायालय था वो तेलंगाना के पास चला जाता है। इसलिए भारत का 25वें क्रम का उच्च न्यायालय बनता है अमरावती। कौन सा? अमरावती हाई कोर्ट बनता है। ये जो आपका 25वें क्रम का था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये सबसे नवीनतम है। और याद रखेंगे जरूरी नहीं एक हाई कोर्ट में केवल एक राज्य हो, एक हाई कोर्ट में एक से अधिक भी राज्य हो सकते हैं, ये भी प्रावधान दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। लेकिन सर यहाँ पर यदि बात कर ले हम कौन कौन सी रिट जारी करता है, तो याद रखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या साथी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबीस कार्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? हैबीस कार्पस कहते हैं इसे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके पास परमादेश, जिसे मेंडेमस कहते हैं। उत्प्रेषण यानी कि एक मिनट, ये क्या लिखा है? सर्टियोरी, ठीक है। उत्प्रेषण के बाद प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, और इसके बाद अधिकार परीक्षा, क्वा वारंटो, ये 5 प्रकार की रिटें जारी करता है कौन? उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन सर क्वेश्चन में एक दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर क्या आप सभी को बताया है कि उच्च न्यायालय के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है। कौन सा थी? जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ये भी रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी करता है। तो सर ये किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये करता है साथी अनुच्छेद 32 के तहत। किसके तहत? तो जो आपका अनुच्छेद 32 है इसके तहत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट, इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, यानी कि हैबियस कॉर्पस, मेंडेमस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन, क्वा वारंटो, ये 5 प्रकार की रिटें हैं, इनको याद रखेंगे। और जो अनुच्छेद 32 है इसको जो आपके भीमराव अम्बेडकर हैं बाबा साहब के द्वारा इसको संविधान की आत्मा कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? तो याद रखेंगे वर्ष 2022 में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2022 में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है। तो याद रखेंगे टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी थे एक रोजर फेडरर। क्या साथी? जो आपके रोजर फेडरर थे, कौन सा थी? जो आपके रोजर फेडरर थे, इनके द्वारा हाल ही में 2022 में क्या कर दिया? संन्यास ले लिया। याद रखेंगे इन्होंने आखिरी टूर्नामेंट जो था इसका लेबर कप था, जो रोजर फेडरर ने आखिरी टूर्नामेंट खेला था ये लेबर कप था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा पूछे साथी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, तो ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछ ले इन्होंने कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते, क्या साथी आपसे पूछ ले इन्होंने कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते, तो याद रखेंगे इनके द्वारा कुल मिलाकर के 20 ग्रैंड स्लैम जीते गए। कितने साथी? 20 ग्रैंड स्लैम खिताबों को इनके द्वारा जीता गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रोजर फेडरर यदि पूछ ले किस देश के खिलाड़ी हैं, तो स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से? टेनिस खेल से। जो आपके रोजर फेडरर हैं ये स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। और याद रखेंगे इंपॉर्टेंट, ये इतने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं कि स्विट्जरलैंड देश में रोजर फेडरर नाम के रुपए चलते हैं, यानी कि जो सिक्के हैं इंपॉर्टेंट है, ये रोजर फेडरर नाम के स्विट्जरलैंड में चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इतने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के लिए, ठीक है, इनको याद रखेंगे। 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, लेबर कप इन्होंने अपनी आखिरी टूर्नामेंट खेला, और ये टेनिस से संबंधित एक दिग्गज खिलाड़ी है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपसे ऑप्शन दिए गए थे, वहां पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि हम बात करें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की, तो इनमें से ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और गंगा आदि नदियां प्रमुख हैं। यदि प्रमुख नदियों की बात करें तो पहली आपकी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कृष्णा के अलावा कावेरी, कावेरी के अलावा गोदावरी, गोदावरी के अलावा महानदी, महानदी
इसके अलावा गंगा। ठीक है, ये इतनी सारी नदियां आपकी कहाँ पर गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे जो भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां होती है साथी, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका? डेल्टा का निर्माण करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं, तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसको अच्छे से याद रखेंगे, किसका? डेल्टा का। लेकिन यहीं पर साथी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सर ये तो बंगाल की खाड़ी की बात हो गई, यदि अरब सागर की बात करें, अरब सागर की बात करें, जो अरब सागर वाले गिरने वाली नदियां हैं अरब सागर में, ये किसका निर्माण करती हैं, तो मुहाना बनाती हैं। क्या साथी? मुहाना, जैसे हम एस्चुरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम एस्चुरी भी कहते हैं, याद रखेंगे। जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं ये क्या बनाती हैं? मुहाना बनाती हैं। लेकिन सर बात करें अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो याद रखेंगे आपकी नर्मदा हो जाएगी, एक तो आपकी नर्मदा हो जाएगी, दूसरी ताप्ती हो जाएगी, और मांडवी, मांडवी नदी को याद रखेंगे, ये गोवा में बहती है। इसके अलावा याद रखेंगे नदी हो जाएगी आपकी शरावती। कौन सी साथी? जो आपकी शरावती नदी है, जहां पर आपका जो गारसोप्पा जलप्रपात है, ये भी आपकी कहां पर गिरती है, ये भी आपकी अरब सागर में गिरती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, फुटबॉल फॉर ऑल योजना। क्या साथी? जो आपकी फुटबॉल फॉर ऑल योजना है, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछे फुटबॉल फॉर ऑल योजना किसने चलाई है, तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। किसने? उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरुआत हुई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सर यदि पूछे ये क्यों चली है, क्योंकि आप सभी को पता होगा 2022 में क्या हुआ था साथी, एक अंडर-17 फुटबॉल महिला विश्व कप हुआ था। क्या हुआ था? अंडर-17 फुटबॉल महिला विश्व कप होता है, जिसमें उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है साथी, सभी को पता होगा, नवीन पटनायक। कौन साथी? जो आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, इनके द्वारा क्या होता है, फुटबॉल फॉर ऑल योजना की शुरुआत होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन सर बात करें अंडर-17 फुटबॉल महिला विश्व कप की, ये क्या कब शुरू हुआ था, तो 2022 में शुरू हुआ था, और भारत में इसका आयोजन हुआ था। और इसका शुभंकर याद रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसका शुभंकर था आपका ईवा। क्या शुभंकर था इसका जो मस्कट था साथी, वो ईवा था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और सर यदि पूछ ले अंडर-17 महिला विश्व कप जीता किसने है, तो स्पेन की टीम ने। किसने? स्पेन की टीम ने फाइनल में कोलंबिया को हराया। किसको? कोलंबिया को हराकर अंडर-17 महिला विश्व कप का खिताब जीता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछे अंडर-17 महिला विश्व कप किसने जीता है, तो स्पेन के द्वारा जीता गया है, ये याद रखेंगे। यदि पूछे शुभंकर क्या रहा इसका, तो ईवा इसका शुभंकर रहा, और ये भारत में इसका आयोजन हुआ था 2022 में। इसीलिए इसी को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने फुटबॉल फॉर ऑल योजना की शुरुआत की थी। किसको बढ़ावा देने के लिए? विश्व कप के लिए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, 2022 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी है। इस तरह से क्वेश्चन आया था, या तो इसमें कोई अभिनेता का नाम पूछा होगा, या सर्वश्रेष्ठ फिल्म के बारे में पूछा होगा, या आपसे पूछा गया होगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। यदि हम साथी सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें, तो इसका खिताब मिला था साथी 2022 में सोरूराई पोट्रू को। किसको? जो सोरूराई पोट्रू फिल्म थी, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। लेकिन सर आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर रहा है, ना कि दादा साहेब फिल्म पुरस्कार या फिल्म फेयर, इसकी बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर नेशनल लेवल की बात हो रही है। तो नेशनल लेवल में जो सोरूराई पोट्रू फिल्म थी, कौन सी? जो आपकी सोरूराई पोट्रू फिल्म थी, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। ठीक है साथी, इसको याद रखेंगे। लेकिन यहीं पर पूछे साथी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला था, तो इसमें अजय देवगन जिन्होंने तानाजी द अनसंग वॉरियर मूवी बनाई थी। इसके अलावा सूर्या थे, इन्होंने सोरूराई पोट्रू मूवी बनाई थी। इसके लिए इनको दोनों को कंबाइंड रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन सर बात करने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो सोरूराई पोट्रू फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था अपर्णा बालमुरली को। किसको? अपर्णा बालमुरली, जो आपकी सोरूराई पोट्रू फिल्म से संबंधित थी, इनको क्या मिला था? सर्वश्रेष्ठ महिला एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा याद रखेंगे, जबकि 2022 की बात करें तो 52वें नंबर के जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार थे, इसे आशा पारेख को सम्मानित किया गया था। किसको? आशा पारेख को 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। यहां पर आपसे पूछा था ओडीआई विश्व कप। क्या पूछा था? ओडीआई विश्व कप, यानी कि जो वनडे विश्व कप 2023 होगा, इसका आयोजन कहां पर होगा। तो सभी व्यक्तियों को पता होगा, नहीं पता है तो याद रख लेंगे, जो 2022 का ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, जो 2022 का ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, इसका आयोजन कहां पर होगा, तो साथी प्यारे भारत देश में होगा, यानी कि हमारे देश में ही होगा इसका आयोजन। कहां पर? तो भारत में इसका आयोजन होगा। और याद रखेंगे, पिछले विश्व कप की यदि बात कर लें हम, पिछले विश्व कप की, ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले, 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो याद रखेंगे इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में। कहां पर? इंग्लैंड और वेल्स नामक जो देश है, यानी कि ब्रिटेन में इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और यदि पूछ ले 2019 का खिताब किसने जीता है, तो इंग्लैंड ने ही जीता था। किसने? इंग्लैंड ने जीता था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। न्यूजीलैंड को हराया था। किसको साथी? न्यूजीलैंड को इन्होंने हराया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 2019 का साथी, जो आपका 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था, इसका खिताब किसने जीता था? इंग्लैंड ने, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले, भारत ने यदि
क्या सर भारत ने भी खिताब जीता है? तो सभी को पता होगा 1983 और 2011 में भारत ने भी क्रिकेट विश्व कप का 2 बार खिताब जीत चुका है। 1983 में कपिल देव कप्तान थे, कौन सा थी? कपिल पाजी इस समय कप्तान थे। इसके बाद 2011 की बात करें तो इसमें एमएसडी कप्तान थे। एमएसडी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी इसमें कप्तान थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें विश्व कप के तीसरे संस्करण का आयोजन, माफी चाहेंगे, इसमें तीसरा नहीं हुआ। वर्तमान में जो आपका अभी जो संस्करण होगा 2023 में भारत में, ये आपका 13वें नंबर का होगा। इंपॉर्टेंट है, किसी ने नहीं बताया होगा, इसको याद रख लेंगे। हो सकता है पूछ ले साथी आपसे 13वें संस्करण का आयोजन कहां पर होगा विश्व कप के, तो याद रखेंगे विश्व कप का जो 13वां संस्करण होगा इसका आयोजन साथी अक्टूबर और नवंबर माह में भारत में आयोजन होगा। यानी कि जो आपका 13वां संस्करण है 2023 का विश्व कप होगा, यह 13वें संस्करण होगा, इसका आयोजन भारत में होगा। यदि सर पूछ ले यहाँ पर सर्वाधिक बार किसने खिताब जीता है, तो सर्वाधिक 5 बार विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाधिक 5 बार विश्व कप का खिताब जीता है, ओडीआई विश्व कप का, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। सर आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा गया था साथी? आपसे पूछा गया था लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो याद रख लेंगे साथी आप, जो लिंगराज मंदिर है ये आपका कहां पर है, तो उड़ीसा राज्य में। कहां पर साथी? उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। कहां पर? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उड़ीसा राज्य की राजधानी जो भुवनेश्वर है, यहाँ पर लिंगराज मंदिर स्थित है। लेकिन सर बात करें लिंगराज मंदिर को बनवाया किसने था, तो याद रखेंगे जो यायाति वंश था। कौन सा? आपका यायाति वंश था। कौन सा? यायाति केसरी वंश के राजा के द्वारा 11वीं शताब्दी में। कब? यायाति केसरी वंश के द्वारा 11वीं शताब्दी में लिंगराज मंदिर का निर्माण होता है। और याद रखेंगे इसमें इसका जो फुल निर्माण हुआ था, यानी कि यहाँ पर पुल हो गया है, यानी कि जो इसका फुल निर्माण हुआ है, यानी कंप्लीट निर्माण कब हुआ, तो 1400 ईस्वी में ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन याद रखें ये कहाँ पर है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। और सर ये लिंगराज जो मंदिर है किसको समर्पित है, तो याद रखेंगे श्री भुवनेश्वर को, यानी कि जो आपके त्रिभुवनेश्वर है। यहाँ पर त्रिभुवनेश्वर का मतलब है शंकर जी। ठीक है, त्रिभुवनेश्वर का मतलब है भगवान शिव को समर्पित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। त्रिभुवनेश्वर भगवान को समर्पित है। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ययाति केसरी वंश के राजाओं के द्वारा इसको बनवाया गया था 11वीं शताब्दी में। इसका कंप्लीट निर्माण की बात करें तो 1400 ईस्वी में इसका कंप्लीट निर्माण हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। सर आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो सभी को पता होगा जो प्रस्तावना है साथी, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। यानी कि जो प्रस्तावना की प्रेरणा है ये कहां से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। और याद रखेंगे जो प्रस्तावना थी इसकी भाषा पूछ ले साथी, भाषा पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहां से? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को इसको संविधान में अपना लिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो आपका संविधान का हिस्सा नहीं बताया था, ये नहीं बताया था कि ये संविधान का हिस्सा है कि नहीं। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, जो प्रस्तावना पहली बार संविधान सभा में कब आई, तो 13 दिसंबर को पंडित नेहरू के द्वारा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कौन सी बैठक में, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक चल रही थी 13 दिसंबर 1946 को। इसमें संविधान की जो प्रस्तावना थी इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, प्रस्तुत किया। और 22 जनवरी 1947 को, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा को प्रस्तावना ने माफी चाहेंगे संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। लेकिन सर यहाँ पर पूछ ले क्या संविधान की हिस्सा है मूल, ये जो प्रस्तावना है क्या संविधान का हिस्सा है, तो याद रखेंगे केशवानंद जो भारतीय केस होता है 1973 में। कब साथी? 1973 में केशवानंद भारतीय केस होता है। इसमें कहा गया कि संविधान की जो हिस्सा है वो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसके मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा सर जो मूल ढांचा का सिद्धांत है ये किस केस में आया, तो केशवानंद भारतीय केस में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। मूल ढांचा में प्रस्तावना, जो प्रस्तावना में मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था कि जो राज्य झड़प नीति है, क्या साथी राज झड़प नीति है, इसका सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो सभी को पता होगा जो लॉर्ड डलहौजी था। साथी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज झड़प नीति की शुरुआत हुई और वर्ष 1848 में सर्वप्रथम इसने सतारा को, जो सतारा रियासत थी, इसको सर्वप्रथम सतारा को हड़पा था। लेकिन जबकि याद रखेंगे अवध को यदि पूछ ले किस आधार पर हड़का, तो याद रखेंगे यहाँ पर कुशासन की, जो कुशासन के आधार का आरोप लगाया और 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी में इसको मिला लिया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और यदि पूछ ले कुशासन की जो रिपोर्ट बनाई थी वो किसने बनाई थी, तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आउटरम के द्वारा इसकी रिपोर्ट तैयार की गई थी। किसके द्वारा? आउटरम के द्वारा इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है और कुशासन के आधार पर अवध को हड़प लिया जाता है। लेकिन बात करें 1853 की, तो इस वर्ष गोद निषेध प्रथा थी, इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। किसमें? जो झांसी साम्राज्य था महारानी लक्ष्मीबाई का, क्योंकि इनका जो पुत्र था उसकी मृत्यु हो जाने के कारण इन्होंने दामोदर को क्या लिया, गोद लिया। तो गोद निषेध प्रथा के कारण 1853 में झांसी को अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राज झड़प नीति का सिद्धांत डलहौजी ने दिया था, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ।
आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अक्षय कुमार को, क्या साथी, अक्षय कुमार को किस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष अक्षय कुमार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? तो याद रखेंगे जो 2016 के पुरस्कार थे, किसके 2016 के जो पुरस्कार थे, इसको 2017 में वितरित किया गया था, किसको 2017 में। और याद रखेंगे 64वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कौन से फिल्म पुरस्कार में, तो 64वें फिल्म पुरस्कारों में अक्षय कुमार को फिल्म रुस्तम के लिए, किस फिल्म के लिए, यदि सर पूछ ले फिल्म कौन थी, तो उसका नाम था साथी रुस्तम। क्या नाम था? रुस्तम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था वर्ष 2017 में, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और यदि साथ ही एक बात और याद रखेंगे, जो अक्षय कुमार है इनको 3 बार फिल्म फेयर सम्मान भी मिल चुका है। क्या? जो 3 बार फिल्म फेयर सम्मान भी मिल चुका है। और याद रखेंगे वर्ष 2009 में, साथ ही वर्ष 2009 में अक्षय कुमार को भारत सरकार के द्वारा क्या मिला है? तो पद्मश्री मिला है। ये भी याद रखेंगे, अक्षय कुमार को वर्ष 2009 में पद्मश्री दिया गया है, इस बार याद रखेंगे। और यदि बात कर ले साथी 2023 की, तो 2023 में जो आपकी रवीना टंडन है, कौन साथी? जो आपकी रवीना टंडन है, रवीना टंडन को भी क्या मिला है? पद्मश्री मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 2023 में रवीना टंडन को क्या मिला है? पद्मश्री। और 2000 जो आपका 9 था, इसमें क्या मिला था? पद्मश्री किसे मिला था? तो अक्षय कुमार को मिला था, इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो फिल्म पुरस्कार मिला था, तो याद रखेंगे अक्षय कुमार को फिल्म रुस्तम के लिए 2017 में दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन पूछा था साथी हमसे, भारतीय शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के समय आया था? क्या पूछा था? जो भारतीय शस्त्र अधिनियम है, इंडियन आर्म्स एक्ट, किस वायसराय के शासनकाल में आया था? तो याद रखेंगे 1778 में। कहां पर? तो याद रखेंगे 1778 में, यहाँ पर 18 हो गया है, याद रख लेंगे। 1778 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय 11वीं अधिनियम के तहत भारत के लिए भारत शस्त्र अधिनियम यानी कि इंडियन आर्म एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था सर? 1778 में। कब साथी? 1778 में, ठीक है, ये याद रखेंगे। 1778 में इसको लाया जाता है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। किसके? लिटन के शासनकाल में इंडियन आर्म एक्ट आता है। इसमें क्या होता है सर? इसमें था साथी जो इस अधिनियम के तहत प्रावधान क्या था? कोई भी भारतीय जो व्यक्ति होगा वो बिना लाइसेंस के शस्त्र नहीं रखेगा, जो शस्त्र है बिना लाइसेंस के नहीं रखेगा और इसका व्यापार नहीं करेगा। यदि ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो इसके लिए विशेष दंड का प्रावधान किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में हो जाएगा, इसको याद रखेंगे नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में हो जाएगा। और इसकी स्थापना पूछे तो याद रखेंगे 1936 में इसकी स्थापना होती है। कब साथी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की इसकी स्थापना 1936 में होती है। उस समय इसका नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क। उस समय इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। लेकिन बात करें बाघ परियोजना की, तो 1973 में एक टाइगर प्रोजेक्ट आता है जिसके तहत जिम कॉर्बेट को पहली बार टाइगर रिजर्व बनाया जाता है। क्या? जिम कॉर्बेट को पहली बार टाइगर रिजर्व बनाया जाता है। ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे इसका वर्तमान में नाम पूछ ले, यदि पूछ ले वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो इसका नया नाम बदलकर क्या कर दिया है? रामगंगा नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रामगंगा नेशनल पार्क वर्तमान में इसका नाम है, पुराना नाम हेली नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क, ये सभी इसी के नाम है, जिम कॉर्बेट के। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथी इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और पूछे गए थे, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था साथी गढ़वाल पेंटिंग। क्या पूछा गया था? जो आपकी गढ़वाल पेंटिंग है, क्या पूछा गया था साथी? याद रखेंगे गढ़वाल पेंटिंग के बारे में। पेन नहीं चल रहा है, आप देख लेंगे गढ़वाल पेंटिंग के बारे में यदि पूछ ले तो याद रखेंगे ये उत्तराखंड की है। कहाँ की? उत्तराखंड की। जो आपकी गढ़वाल पेंटिंग है ये आपकी उत्तराखंड की, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा गया था शेर ए बिहार। क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था साथी शेर ए बिहार। तो याद रखेंगे शेर ए बिहार के नाम से जानते हैं राम लखन सिंह यादव को। किसको साथी? जो आपके राम लखन सिंह यादव थे, राम लखन सिंह यादव को शेर ए बिहार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था साथी मोड़ेरा गांव। क्या पूछा गया था? मोड़ेरा गांव के बारे में, ठीक है। मोड़ेरा गांव पूछा गया था सर कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे मोड़ेरा गांव सभी को पता होगा, ये साथी गुजरात में। ये अक्सर चर्चा में रहा था क्योंकि यहाँ पर क्या है? सूर्य मंदिर है। यहाँ पर सूर्य मंदिर है जो 100% सौर ऊर्जा से चला था। इसके अलावा पूछा गया था साथी आपसे कोई एक प्लासी का शायद युद्ध पूछा गया था। एक विद्यार्थी बता रहा था, पता नहीं इसको कंफ्यूज है इसमें, याद रख लेंगे, शायद ये नहीं पूछा गया था, कह रहा था प्लासी का युद्ध, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन थे गढ़वाल पेंटिंग उत्तराखंड। इसके अलावा शेर ए बिहार की बात करें तो राम लखन सिंह यादव जी को कहा जाता है और मोड़ेरा गांव आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा प्लासी का युद्ध पूछा गया था, तो याद रख लेंगे यदि प्लासी का युद्ध पूछा गया होगा तो ये 1757 में हुआ था। कब साथी? 1757 में हुआ था। इसमें कौन जीता था? रॉबर्ट क्लाइव जीता था। कौन जीता था साथी? रॉबर्ट क्लाइव जीता था। और इसमें क्या हुआ था? जो सिराजुद्दौला था, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इसकी मौत हो जाती है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन साथी आपसे पूछा गया था राजस्थान की गंगा किसे कहते हैं? क्या पूछा गया था? राजस्थान की गंगा या फिर राजस्थान की जीवन रेखा पूछा गया था। तो याद रखेंगे जो लूनी नदी है, कौन सा थी? जो आपकी लूनी नदी है, इसको राजस्थान की गंगा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की गंगा एक और है जो आपकी इंदिरा नहर है। क्या साथी?
जो आपकी इंदिरा नहर है। क्या साथी, ये भी याद रखेंगे, इंदिरा नहर को भी राजस्थान की गंगा कहते हैं या जीवन रेखा कहते हैं। और लूनी नदी, इस तरह से कोई ना कोई ऑप्शन आपको दिया गया होगा। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ साथी आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो साथी थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने हमें इतना समय दिया। देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। जय हिंद।